आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग आ गए हैं अपना केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर लेने, लेक्चर नंबर 3 सॉलिड स्टेट का। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम लोगों ने 3 पॉइंटर्स कर लिए थे। जो हमारा तीसरा पॉइंटर था वो हमारा क्या था, कोई कोऑर्डिनेशन नंबर और नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना। कोऑर्डिनेशन नंबर था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कि क्या होता है, तो एक लैटिस में जितने भी एटम्स आपको छू रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता था। जैसे कि मान लो इसमें 3 एटम छू रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था। ये यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। तो आज हम लोग अपने चौथे पॉइंटर पे आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 4th पॉइंटर, इट्स 4, जो कि था पैकिंग फ्रैक्शन एंड द वॉल्यूम फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन और उनकी इफिशियंसी। ठीक है, क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड देयर इफिशियंसी। तो हेडिंग डाल लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन। अब एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, लेट्स वॉइड बना लेते हैं। वॉइड आपको पता है ना कि लेटिस में जो छूटी हुई डिस्टेंस थी उसको हम लोग वॉइड कहते थे। ठीक से नहीं बन रहा है, वेट अ मिनट, फिर से। ये हमारे एटम्स है, ठीक है, क्लोजली पैक्ड है इस टाइप से, ठीक है। और एक लेटिस हमारा ये है, ठीक है, लेटिस 1, जिसमें हमारा अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का है। एंड ये जो है ये इट्स वॉइड। वॉइड मतलब जो फ्री जगह छूटी होती है उसको हम लोग वॉइड कहते हैं। दूसरा हमारा जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप से होगा, जैसे कि ये है एंड ऐसे। ठीक है, ये ज्वाइंट है ऐसा। तो इसमें जो वॉइड है वो इतना है, ये देखो इतना। तो जो वॉइड है ये हमारा लेटिस बी है, लेटिस बी। तो जो वॉइड है ये लेटिस ए मान लेते हैं, ठीक है। तो वॉइड ए का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वॉइड बी। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये स्पेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाली स्पेस, ठीक है। तो एक यहाँ से एक चीज़ आ गई, दैट इज वॉइड फ्रैक्शन जो है वो ए का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वॉइड फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। लेकिन आप इनमें से बताओ पैकिंग किसकी अच्छी हुई है। कि पैकिंग मतलब उतने अच्छे से पैक करना कि आपके में जगह छूटे नहीं। तो पैकिंग फ्रैक्शन ए का और पैकिंग फ्रैक्शन बी में कंपेयर करो कि किसका ज़्यादा अच्छा है। तो ऑफ कोर्स बी का पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है, तभी तो उसमें वॉइड कम है, ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, ऑलरेडी हेडिंग है। तो पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है, द एरिया और अ वॉल्यूम, लिख लो, द एरिया और अ वॉल्यूम occupied by, एरिया और अ वॉल्यूम जो कि occupied by the atom, आयन भी हो सकता है, ठीक है, आयन्स आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक रूम है, ठीक है, ठीक है, इसकी टोटल वॉल्यूम मान लो कुछ भी है, ए है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पैकिंग करी ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे। तो देखो जितनी भी अच्छे से पैकिंग कर लोगे ना, फिर भी ये फ्री स्पेसेस ना छूट ही जाएंगी। ये जो वॉइड्स हैं वो हमारे छूट ही जाने हैं। तो कहीं ये पूरी जो भी ये वॉल्यूम कवर्ड की है, वो हम इनकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम x है, वो स्मॉलर ही होगी ना हमारी a वॉल्यूम से। तो ये चीज़ तो है, जितने भी अच्छे से कर लो वो वॉल्यूम छूटी जानी होती है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम, इट्स टोटल वॉल्यूम। ठीक है, हमने Vx माना है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम से। ठीक है, अब देखो मान लो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एटम का वॉल्यूम निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ऐसा कर सकते हैं ना कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और देखो फ्रैक्शन ये तो हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम और वगैरह वगैरह। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो है, आपको बताती हूँ कि ये हमारी अगर दो एक्सेस इन्वॉल्व हैं, ये मान लो y है एंड ये x है, तो ये मान लो हमको हमारी लेंथ देगी, ये हमको हमारी ब्रेथ देगी। तो यहाँ जो है ये 2D स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग सर्कल कहेंगे। कभी सुना है सर्कल की जो है हमारी वॉल्यूम हो? नहीं, सर्कल की कभी वॉल्यूम नहीं होती, एरिया होता है, एरिया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में 2D दिया है तो वहां पे आप एरिया यूज करोगे। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में 3D दिया है तो ये सेम चीज है, ये आपका स्पेयर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग वॉल्यूम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, जो कि है LBH, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो इसमें तो हमारी तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होंगी ना, x, y एंड z। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिए। अब हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हुआ कि पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, तो क्या होगा कि एरिया ऑक्यूपाइड, कितना एरिया आपने ऑक्यूपाई किया अपॉन टोटल एरिया। ये हमारा 2D के लिए है कॉन्सेप्ट। ठीक है, टोटल एरिया। तो अभी मैंने बताया कि अगर एरिया ऑक्यूपाइड निकालना है तो एरिया ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। देखो तुम्हारे बीएससी में मेनली इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन आज यूटी पीजी और बाकी एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे, तो वो बच्चे ज़रूर ध्यान दें। नंबर ऑफ एटम्स, बहुत अच्छे लेवल का अगर पेपर बनेगा, पिछली बार बीएससी सेकेंड सेम बहुत हाई अच्छा लेवल का बना था CSGMU में, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अपॉन टोटल एरिया। अब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं 3D का। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। सेम सिंपल कंसेप्ट। अब क्योंकि अगर पूरा दिया हुआ है कि आपकी इतनी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है एंड टोटल वॉल्यूम इतनी है, तो मुझे बता दो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, एक क्यूब का टाइप। लेकिन वही बात है कि अगर नहीं दिया है तो आपको एटम्स की लेंथ ब्रेथ वगैरह दी हुई है, तो आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, एटम प्रेजेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, टोटल मैथ्स है यहाँ पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, 4 पॉइंटर्स हो गए हैं। हमारा 5वां पॉइंटर था डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी
of solids. Density of solids and density का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगा? जो भी हमारा मास है सॉलिड का, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड एंड क्योंकि हम लोग फॉर FCC, SCC एंड BCC हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यूब भी हमारे सिलेबस में है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो A3 होगी। ठीक है, अब मास ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे कैसे? मास ऑफ वन एटम या मोलर मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम। एक का निकाल लेंगे मोलर मास, फिर नंबर ऑफ एटम से कितने अपॉन हमारा तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जो भी हमारी एक यूनिट सेल में हमें निकालना है वो आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ इतना ही था। आई होप यू गेट इट। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारा पता है यहाँ से, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो पता होगा कि यहाँ तक हमारा सेक्शन ए था जो कि फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेक्शन बी में। ठीक है, ये है हमारा सेक्शन बी, जिसमें हम लोगों को पढ़ना था आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हमें पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, कि सॉलिड के स्ट्रक्चर की आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये हम लोग करते हैं एक्सरे पैटर्न्स के थ्रू। ठीक है, XRD पैटर्न्स इसको हम लोग कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक ओवरव्यू ले लो, आगे पढ़ेंगे कि ये कोई सॉलिड है, क्रिस्टल है। ठीक है, सॉलिड है बेसिकली। इसमें हम लोग ना वो एक्सरे डालते हैं। ये हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे मेनली। यहाँ से डिफ्लेक्शन हो जाता है, डिफ्लेक्टेड एक्सरेज। ठीक है, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन वगैरह आ जाता है, तो इसको हम लोग पीक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पीक्स में क्या पढ़ेंगे कि उनके कुछ प्लेन्स होते हैं एंड मिलर इंडेक्सेस के थ्रू, ये भी आज हम लोग पढ़ेंगे, ये अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलर इंडेक्सेस वगैरह निकालेंगे। तो देखो, अब हमको XRD पैटर्न्स के थ्रू पढ़ना है एंड हैज़ टू अंडरस्टैंड। इसमें हमें दो चीज़ें समझनी है, हैज़ टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। दो चीजें हमें इसमें समझनी है। पहला क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन, कि कैसे हमारा प्लेन का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, क्या पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन कि एक हमारा जो प्लेन है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब देखो, प्लेन पूरे क्यूब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन, जिसको हम लोग कहते हैं मिलर इंडेक्सेस। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में ज़रूर आनी है। दूसरा है हमारा ब्रैगीस लॉ, ये लेक्चर नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है, और ये मिलर इंडेक्सेस बहुत सिंपल है, अभी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, क्या अपना मिलर इंडेक्सेस की। तो पहली बात तो हेडिंग से समझ में आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन दैट इज मिलर इंडेक्सेस।
representation of plane Miller indices, ठीक है। तो अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। वही देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन इज कॉल्ड मिलर इंडेसेस। हाँ, प्लेन की रिप्रेजेंटेशन। तो फिर से प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे एमसीक्यूज में डेफिनेशन तो नहीं आएगी, इतना पूछ देगा व्हाट इज मिलर इंडेसेस, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ plane is called Miller indices. The Miller indices is the process used to describe the plane in a crystal, the plane in a crystal, ठीक है। and all, देखो, Miller indices is the process describe the plane in a crystal, and इसके आगे एक बहुत नोट पॉइंट ये है कि ऑल जो भी प्लेन है, अब ये आगे समझ में आएगा, ऑल सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन हैव सेम वैल्यू ऑफ मिलर इंडेसेस, ठीक है। Miller indices represented by HKL, ठीक है, HKL। ये जो है मिलर इंडेसेस कैन बी, ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, जीरो, बट फ्रैक्शन नहीं हो सकता। और जो होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, कांट बी फ्रैक्शन, कांट बी फ्रैक्शन, ओके। तो अब हम डालेंगे हाउ टू कैलकुलेट अ मिलर, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेट मिलर इंडेसेस मेथड। क्या क्या मेथड होते हैं, देखो, पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है डिफाइन द इंटर, अभी देखो लिखो, अभी ये चीज समझ नहीं आएगी, डिफाइन द इंटरसेप्ट प्लेन। अब इंटरसेप्ट जान लो, जैसे कि ये कोई एक्सिस है, यहाँ पे कट कर दिया, इट्स इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट प्लेन लिखा है, मतलब कि इस एक्सिस पे प्लेन ने इंटरसेप्ट किया है, ओके। अभी आगे बताऊंगी, जब क्वेश्चंस कराऊंगी तब समझ में आएगा, ठीक है। अब टेक अ कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट, कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट। अब मान लो कि ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, एंड जहाँ पे किया वो 4 था, तो 4 इज कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट है। आई होप इतना पता चल गया होगा। अब तीसरा हमारा स्टेप है, तीसरा कि टेक अ रेसिप्रोकल, टेक अ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल की स्पेलिंग गलत है पक्का, रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट के ही कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन प्रेजेंट है, इफ फ्रैक्शन इज प्रेजेंट देन रिमूव इट। अब ये कैसे करेंगे, अभी हम सब बताते हैं, रिमूव इट, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रख लो कि
ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट को हम लोग ए कहेंगे, वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को हम लोग बी कहेंगे एंड जेड एक्सिस के इंटरसेप्ट को हम लोग सी कहने वाले हैं, ठीक है। तो ये नोट करके लिख लो, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट को ऐसे लिखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसके ए बी सी, ये इनके इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट कोफिशिएंट है, ठीक है। ध्यान रखना यही कहेंगे, ये चीज यहां से क्लियर हो गई। अब देखो ए के आगे, ए बी सी के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम उनको मान लेते हैं कि देखो ए बी सी के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसके आगे हम लोग 1 1 1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी एच के एल होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए हमारा एच होगा, वाई एक्सिस के लिए के होगा एंड जेड एक्सिस के लिए एल होगा, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे। तो मेथड्स क्या हैं, अब देखो कि हम ये मान लो हमारा इंटरसेप्ट है, तो पहला स्टेप क्या था कि डिफाइन द इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन। तो फर्स्ट स्टेप इंटरसेप्ट, तो वो हमारे ए बी और सी थे, हमने ये डिफाइन कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था कि टेक कोफिशिएंट, टेक कोफिशिएंट, ठीक है। तो आगे कोई वैल्यू नहीं है, इट्स मतलब इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तीसरा स्टेप था हमारा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, तो 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1, ठीक है। इसका मतलब होता है 1 1 1। तो ये हमारे मिलर इंडेक्सेस है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मिलर इंडेक्सेस, ये हमारा आंसर है, इट्स एच के एल, ठीक है। मिलर इंडेक्सेस ऐसे डिफाइन करते हैं, ये हमारा मिलर इंडेक्सेस हो गया। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 कि दिया हुआ है, ठीक है, इंटरसेप्ट हमारा दिया हुआ है, ये दिया है 2ab इन्फिनाइट c, ठीक है। तो अब हमारा पहला स्टेप क्या था, कोफिशिएंट लेना, कोफिशिएंट, तो ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये इन्फिनाइट हुआ। रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1 बाय 2 1 बाय 1 1 बाय इन्फिनाइट, 1 बाय इन्फिनाइट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारी अब देखो हमारी वैल्यूज क्या आई हैं, वो हैं 1 बाय 2 1 0। अब हमारा फ्रैक्शन प्रेजेंट है, तो अगर फ्रैक्शन प्रेजेंट है ना तो जितनी वैल्यू नीचे है, ठीक है, देखो ये लिख लो, अगर फ्रैक्शन प्रेजेंट है तो जितनी वैल्यू नीचे दी गई, जितना नंबर नीचे दिया है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 दिया है, पूरे में होगा मल्टीप्लाई, तो 1 बाय 2 1 और 0, ये पूरे 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो क्या होगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाय 2 ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बाय 2 2 0, ये कट के 1 हो जाएगा, तो हमारी मिलर इंडेक्सेस क्या आई 1 2 0 एच के एल, ठीक है। ऐसे लिख देना, दैट इज हमारी मिलर इंडेक्सेस, ये आंसर है हमारा, ठीक है। अब ऐसे आ गया। अब मान लो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3।
एग्जाम्पल 2 दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने इसमें इंटरसेप्ट लिया वो इन्फिनाइट ए ले लिया, बी ले लिया, इन्फिनाइट सी ले लिया। कोफिशिएंट क्या हुए? इन्फिनाइट 1 एंड इन्फिनाइट। रेसिप्रोकल ले लो 1 बाय इन्फिनाइट 1, 1 बाय इन्फिनाइट। 1 बाय इन्फिनाइट इज इक्वल्स टू 0 1 0, तो 0 h k l 0 1 0 इज हमारी मिलर इंडेक्सेस की वैल्यू, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। अब दिया हुआ है 1 बाय ए, 1 बाय 2a, 1 बाय 2b एंड इन्फिनाइट c, ठीक है। तो सबसे पहले 1 बाय 2 1 बाय 2 ये लिया, उसके बाद इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये होगा 1 बाय 2 1 बाय 1 बाय 2 1 बाय इन्फिनाइट। ये देखो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये तो ये मेनली क्या हो जाएगा 2 2 0, ठीक है। ये हमारी HKL दैट इज मिलर इंडेक्सेस की वैल्यू आ गई। तो अब कुछ क्वेश्चंस पे कर लेते हैं हम, ठीक है। तो एक बार चीजें नोट कर लें कुछ। ये बना लो एक क्यूब, ठीक है। ये हमारा एक क्यूब है और ये हमारी एक्सेस हैं। एक तो पेन टैब चलता भी नहीं ठीक से, ठीक है। ये हमारी x हो गया, ये y हो गया एंड ये z, ठीक है। तो एंड अब इसमें हम लोग एक कोई प्लेन ले लेते हैं, ये एक प्लेन है हमारा, ठीक है। तो ये देखो अब ये प्लेन है, ठीक है। अब इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? ये चीजें तो पढ़ी हूँ, अरे यार, ठीक। मान लो इस पे कोई प्लेन है, जब हमारी x पे कोई वैल्यू, ठीक है। अब ये प्लेन तो y के लिए पैरेलल है ना, y बढ़ता 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 चला जाएगा, लेकिन ये तो इसके पैरेलल ही हुआ, इंटरसेप्ट तो करेगा नहीं, तो इट्स इनफाइनाइट। सेम केस है कि ये ऐसा निकल रहा है एंड ये भी पूरा इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता चला जा रहा है आपके z के लिए, तो ये भी आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये इंटरसेप्ट प्रॉपर एक पॉइंट पे एक सिर्फ x पे कर रहा है, बाकी y के लिए भी तो वैल्यू इनफाइनाइट होगी, z एक्सिस के लिए इनफाइनाइट होगी, क्योंकि कभी इंटरसेप्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, कहना क्या चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी मान लो ये a है, a इंटरसेप्ट की उसकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 0 0 h k l, क्योंकि इसके लिए इंटरसेप्ट इनफिनाइट होगा एंड इसके लिए z के लिए भी इंटरसेप्ट इसका इनफिनाइट होने वाला है, ठीक है। तो ये तो बता ही चुकी हूँ, x के लिए a होता है, y के लिए b होता है एंड z के लिए c होता है। इस कंडीशन में कि इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो a होगा, x के लिए इनफिनाइट होगा एंड z के लिए भी इनफिनाइट होने वाला है, ठीक है। और हाँ, फिर आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे कि मान लो एक क्यूब के बाद ये मान लो हमारे क्यूब्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। उतना अच्छे से बना तो नहीं पाऊंगी इस पे, बट समझ जाना, ठीक। इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये एक के बाद एक क्यूब रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। तो प्लेन्स तो आपको दिख ही रहे होंगे ना,
प्लेन्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? रुको दिखाती हूँ, इसे दिखाती हूँ। ये प्लेन है आपका, ठीक है। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ठीक। एक मिनट, ठीक है। एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ठीक है। एक आपका पैरेलल प्लेन्स हैं ये। आई होप यू गेट इट कि ये सारे प्लेन्स जो हैं वो पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है। तो इस प्लेन की मान लो हमने ये जो वैल्यू निकाली थी 100 निकाली थी, 100। तो अब मुझे बताओ इस प्लेन की क्या है। ये ए प्लेन मान लो, ये बी प्लेन मान लो, ये सी प्लेन, ये डी एंड ई। अब मुझे बताओ बी सी ई डी इनकी वैल्यू क्या है, इनका मिलर इंडेक्सेस क्या है, बताओ। अब तुम तो कहोगे कि अगर इतनी डिस्टेंस ए थी, मतलब उधर से एक्सेस से, ये एक्सेस है, ठीक है, वहाँ की यहाँ तक की डिस्टेंस ए थी, तो ये ए है, तो ये टोटल 2a हो जाएगी। तो हम लोग इसको 200 कर लें, ये 3 हो जाएगी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने ऊपर एक पॉइंटर नोट कराया था कि ऑल सेट्स ऑफ, ये याद है मैंने लिखा था all sets of parallel plane have same Miller indices value। तो इसका मतलब ये था कि अगर इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू भी 100 होगी, इसकी भी 100, इसकी भी 100 एंड इसकी भी 100 होगी। इस लाइन का मतलब ये था, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की। नोट, अब हम लोग ये कैसे पहचाने कि हमारे पास देखो क्या है, हमको मिलर इंडेक्सेस की वैल्यू निकालना आता है, हमें मिलर इंडेक्सेस निकालना आता है, ठीक है। हमको सिर्फ ये आता है। अब हमको जानना है कि सामने वाला जो हमारा क्रिस्टल है, ठीक है, ये मान लो है, तो अब ये FCC है। अब हमें जानना है कि FCC है, BCC है कि SCC है। तो अब देखो ये कैसे जानते हैं कि क्या है, और इसकी मान लो मिलर इंडेक्सेस है 1, 2 एंड 0, 1, 2 एंड 0 इसकी मिलर इंडेक्सेस है, कुछ भी रैंडम हो सकता है। तो अब देखो SCC के लिए कोई भी वैल्यू हो, ऑल सेट्स देखो H K L ऑल वैल्यूज आर अलाउड। अभी समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। मतलब HKL में कोई भी नंबर हो वो सब अलाउ हैं। BCC में एक सिचुएशन आती है H प्लस K प्लस L हो, वो इवन होगा, ठीक है, तो ही अलाउ है। तो ही अलाउड इन द सेंस कि अगर वो इवन है, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 0 हमारा 3 आ रहा है, ये ऑड है, तो ये BCC प्लेन तो नहीं है, ठीक है। हाँ ये SCC हो सकता है, SCC तो सब में ही होगा, क्योंकि देखो ये देखो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ये FCC भी होगा तो भी देखो SCC में कॉर्नर वाले तब भी प्रेजेंट रहेंगे, FCC में भी, BCC में भी, तो SCC तो प्रेजेंट रहेगा एंड FCC इसका है मतलब HKL की जो वैल्यू है वो या तो ऑल इवन हो या तो ऑल ऑड हो, और ये मिक्स नहीं चलेगा। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें 1, 2, 0 दो इवन है, एक ऑड है, तो ये FCC भी नहीं है, BCC भी नहीं है, तो ये खाली SCC है, ठीक है। समझ गए कि वो प्लेन कैसा क्या है, ठीक है। अब इस पे ना क्वेश्चंस कर लेते हैं काफी सारे, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं। देखा आज का लेक्चर कितना सिंपल था, ठीक है। क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है, which
MCQs है, ठीक है। विच ऑफ द MCQs क्या है, इसमें सारे ऑप्शन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, आधे सही होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस है। प्लेन अलाउड इन BCC, ठीक है। ऑप्शंस हैं A 3 2 1, B ऑप्शन है 1 2 3, C ऑप्शन है 2 0 0, D ऑप्शन है 1 1 1। तो आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो अभी कमेंट्स में करो, तब तक बता रही हूँ। BCC के लिए हमने क्या पढ़ा था, ये देखो ये हमारी H K L वैल्यू है, इसमें H प्लस K प्लस L होगा जो, वो इवन होना चाहिए, इनका जो सम है वो इवन आना चाहिए। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है 6, दैट इज इवन, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, ये भी इवन 6 आएगा। 2 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 2, ये भी हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी हो गया। तो कौन से ऑप्शन हमारे सही है, A B एंड C हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी हम लोग आगे इसके और टाइप के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं, ओके। तो अब क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following FCC allowed is FCC allowed? Option A 210, 221, 002, 113, ठीक है। B C D। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट बताओ। अब देखो FCC में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हमारी HKL वैल्यू है, या तो ऑल इवन हो या तो ऑल ऑड हो। तो 2 इवन है 1 ऑड है, ये नहीं होगा। 2 इवन है 1 ऑड है, ये भी नहीं होगा। 002 ऑल इवन है, ये होगा। 113 ऑल ऑड है, ये होगा। तो ये ऑल इवन, ये ऑल ऑड। तो C एंड D आर राइट ऑप्शन, ठीक है। और टाइप के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, और आगे एक चीज़ थोड़ा एडवांस लेवल पे समझ लेते हैं कि अगर मान लो पेपर टफ आया तो इस टाइप की चीज़ें पूछ सकते हैं। बेसिक पेपर में आपका नहीं पूछेंगे, वो तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड अभी तो और टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करो कि अब ये मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें ना दो मैं दिए हूँ कि FCC टाइप दे दिया है, BCC दे दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन आर बोथ अलाउ, FCC नहीं, पहला BCC होगा एंड FCC, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं 111, ठीक है, एंड 010, इसको लिख लो 200, 222 एंड 3322। नहीं, ये तो मैंने गलत क्वेश्चन के ऑप्शंस दे दिए, सॉरी। रुको, उसके ऑप्शंस हैं कि बोथ, मतलब कौन आपके मिडल इंडेक्सेस दिए हुए कि दोनों ही अलाउ है। तो ऑप्शंस आर 200, 111, 123, 120, ठीक है। B C and D। अब इनमें से बताओ कि ऐसा कौन सा प्लेन है जिसमें FCC एंड BCC दोनों ही अलाउ हैं। तो देखो BCC में H प्लस K प्लस L इवन होना चाहिए, FCC में ऑल इवन ऑल ऑड। तो देखो 2 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2 और ऑल इवन भी है, तो ये ऑप्शन सही हो गया।
1 + 1 + 1 ये 3 आएगा, ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ। 1 + 2 + 3 इट्स 3 3 6, ठीक है, एंड ऑल ऑड भी होंगे, ठीक है। नहीं नहीं, ये 6 तो आ गया, ये ऑल इवन कहाँ है, ये 2 इवन है ना, तो ये भी सिचुएशन नहीं होगी। 1 2 0 तो ये तो हो ही नहीं सकती, FCC हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब FCC के नहीं किए थे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन following is SCC and FCC allowed, ठीक है। तो 1 1 1 2 0 0 2 2 2 3 2 2, ठीक है। FCC के दिए हुए हैं 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 A B C D, ठीक है। अब बताओ, SCC में तो ऑल अलाउड, कुछ भी वैल्यू हो सब अलाउ है, ऑल अलाउड। इसकी फिर वही कंडीशन, ऑल इवन और ऑड, तो ये तो सारे अलाउ है। ये इसमें ऑड और इवन है तो ये नहीं होगा, इसमें भी ऑड इवन है, ये भी नहीं होगा, इसमें सारे ऑड हैं, ये होगा, इसमें सारे इवन है, ये होगा, ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें थोड़ी समझ लेते हैं। नोट, अगर पूछ दिया जाए फर्स्ट SCC अलाउड, फर्स्ट BCC allowed एंड फर्स्ट FCC अलाउड, मतलब पूछ दिया जाए इनमें से फर्स्ट कौन सा अलाउड है, तो सबसे पहली कंडीशन देखो, मान लो सबसे पहली कंडीशन अगर बनती है तो यार 1 ही तो आएगा। देखो 0 0 0 कोई प्लेन नहीं होता, ये ओरिजिन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप इन एक्सिस के यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब इनमें से एक ऑप्शन ये होता है कि आप बिल्कुल कहाँ खड़े हो, 1 पोजीशन पे, ठीक है। तो देखो अब एज पहली क्या सिचुएशन हो सकती है, 0 1 0, ऐसे नहीं, सिचुएशन क्या होगी, पहला सबसे पहला क्या आ सकता है, 1 0 0 आएगा, ये 0 1 0 आएगा, ये 0 0 1 आएगा। तो SCC में तो ये सब अलाउ है, ठीक है। तो फर्स्ट SCC अलाउ में अगर आपको 100 दिया है, 0 1 0 दिया है या 0 0 1 दिया है, ये फर्स्ट SCC अलाउ है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो दूसरी सिचुएशन में कि ये हो गया, अब 0 1 1 हो सकता है, ठीक है, ऐसे रुको, यहाँ से दूसरी कंडीशन क्या होगी, जैसे कि मान लो दिया है आपका कि 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 और 1 0 1, ठीक है। अब देखो 1 + 1 2 हुआ, 1 + 1 2 हुआ, 1 + 1 2 होगा, तो ये SCC अलाउड है, लेकिन फर्स्ट SCC अलाउड नहीं है। ये SCC अलाउड है, फर्स्ट SCC नहीं, लेकिन ये क्या है, BCC फर्स्ट अलाउड है, ठीक है। 1 0 1 फर्स्ट BCC अलाउड, ठीक है, पहली बार BCC यहाँ आ रहा है, लेकिन FCC नहीं आ रहा है। सेम सिचुएशन आ जाती है। अब हम लोग तीसरा ले लेते हैं सिचुएशन कि 1 1 1 दिया है, ठीक है। अब इसमें तो सारी 1 1 1 की कंडीशन होगी, तो ये SCC अलाउड है, BCC नहीं है, क्योंकि 1 + 1 + 1 3 आ रहा है, ठीक है, तो BCC नहीं होगा, एंड FCC ऑल ऑड है, तो इट्स फर्स्ट FCC अलाउड, ठीक है। तो ऐसे निकालना फर्स्ट सेकंड और थर्ड BCC अलाउड क्या है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में ब्रेगीस लॉ, ब्रेगीस लॉ, ठीक है। नोट्स चाहिए, स्काई ट्रैपर
टेलीग्राम पेज ज्वाइन करें। डाउट के लिए इंस्टा पे डीएम करें। न्यू टॉपिक्स के लिए कमेंट करें। CSJMU वाले तो बिल्कुल फॉलो ही कर लें, बाकी तो आप लोगों की मर्जी।